नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सबकी खुशी का इजहार दिखना चाहिए कि आप सब एकदम खुश हैं। और अगर नहीं है तो अभी मुस्कुराइए, मुस्कुराने में क्या जाता है दोस्त। और हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटी को, जिसमें हम पढ़ रहे थे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास मतलब हमारे देश का संविधान जो बना उसके विकास के चरण क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। कई बार दोस्त हम सीधे संविधान सभा को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर हमको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक क्रमिक तरीके से, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एकदम विस्तार से चीज़ों को पढ़ते रहें। भैया हमें कोई जल्दी नहीं है, हम एक बार में अंतिम रूप से बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं। और वही सिखाने का मेरा प्रयास आपको है कि आप एक बार और अंतिम रूप से पढ़ लें उसको, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। पिछली क्लास में आप जानते हैं 1833 एक्ट को और 1853 के एक्ट को हमने पढ़ा। ओके, उससे आगे की बात अब शुरू करते हैं। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए जी, भैया हम तैयार हैं। आराम से इत्मीनान से आगे बढ़िए, ठीक है। और आज की चीज़ों को लिखेंगे उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब तक के हमने जितने भी एक्ट पढ़े उन सब में एक शब्द कॉमन था, चार्टर। क्या शब्द कॉमन था? उन सभी में एक शब्द हम पढ़ते थे, एक वर्ड आप सबने देखा होगा, चार्टर। यस और नो? जी भैया। चार्टर का क्या मतलब होता था? मैंने आपको बताया था, चार्टर का मतलब था एक राजलेख। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के राजा या रानी का एक आदेश होता था, ठीक है। एक ऑर्डर होता था, ये आदेश होता था। चार्टर शब्द का ये मतलब था। लेकिन भारत में क्या होता है कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं भारत में आज़ादी से पहले जो क्रांति हुई, जो मेरठ से शुरू हुई थी, वो किस वर्ष में शुरू हुई? तो आप सारे साथियों का उत्तर होगा भी 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। 1857, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर के भीड़ कहाँ पहुंच गई थी? 11 मई 1857 को नई दिल्ली, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना राजा घोषित कर दिया था। यानी 1857 में एक रिवॉल्यूशन हो गया, एक क्रांति हो गई, जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। सब जानते होंगे इतनी कॉमन सी चीज। जी हाँ। 1857 की क्रांति होने के बाद में ब्रिटिश शासन को क्या लगा? उनको लगा कि हमारा जो अच्छा खासा मुनाफा और जो हम पैसा वहां से बना रहे थे, अगर ये सब कामयाब हो जाते 1857 की क्रांति में, अगर भारतीय एकजुट हो जाते, तो हमारा तो सारा बिजनेस मॉडल जो है वो फ्लॉप हो जाता। होता कि नहीं होता? तो ब्रिटिश जो शासन है उसको बड़ी चिंताएं हुई, और इतनी चिंता उसने हुई कि उसने इस सब का दोषी ठहराया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये एक फेलियर है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको भाप नहीं पाई, इसके बारे में कोई एजम्पशंस उसके नहीं थे कि भाई इस तरह एक वॉर हो सकता है, इस तरह एक आपका कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, और जो आपका लोकल लीडर्स हैं, जो स्थानीय शासक हैं, वो इस तरह का रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो 1857 में क्या हुआ कि क्रांति होने के बाद में जो एक्ट आता है उसको अब चार्टर नहीं कहा जाएगा, उसको हम बोलेंगे भारत शासन अधिनियम। यानी मैंने आपको बताया था अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा है, वो 1853 का है। इसके बाद में कोई भी राजलेख नहीं आया। इसके बाद में 1853 अंतिम कौन सा था? अंतिम राजलेख, अंतिम चार्टर था आपका, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, वो 1853 का था, 1853 का। ओके, इसके बाद में कोई भी चार्टर नहीं आएगा। अब चार्टर नहीं आएगा तो आप सब लोगों को मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, इसके बाद में आए थे आपका कौन से? इसके बाद में आया था आपका भारत सरकार अधिनियम। अभी मत नोट करना, ठीक है, जब मैं बोलूं तब नोट करना। भारत सरकार अधिनियम, या तो इस नाम से आएंगे, चार्टर नाम से कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सीधे रूल करना शुरू करेगी। या आपका भारत शासन अधिनियम के नाम से आएगा, भारत शासन अधिनियम के नाम से आएगा, ठीक है। या तीसरा नाम होगा भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये एक ही बात होगी, ठीक है। यानी या तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से आएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से आएंगे, इससे आगे राजलेख नाम से नहीं आएगा। या फिर आपका आएगा इंडियन गवर्नेंस एक्ट के नाम से, इंडियन गवर्नेंस एक्ट, गवर्नेंस अर्थात शासन। या फिर आएगा इंडिया काउंसिल एक्ट के नाम से। सारी कहानी यहीं पर छिपी हुई है, इंडिया काउंसिल एक्ट नाम में, ठीक है। यहां पर एक बात सीधे सीधे आप लोग नोट करना शुरू करेंगे। इतनी बात समझ गए क्यों आएंगे इस नाम से? क्योंकि भैया अब ब्रिटेन का राजलेख जारी नहीं होगा, अब सीधे ब्रिटिश सरकार जो है नियंत्रण रखेगी। कैसे जी? पहला पॉइंट लिखिए, और उसको शुरू करने से पहले लिखेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। बड़ी सावधानी से लिखेंगे और दो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, हर रोज हर क्लास में करूंगा, कि अपने आप को कभी भटकने नहीं देना है, कमेंट सेक्शन से खुद को दूर रखना है, हाथ में कॉपी और पेन रखना है, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट, मेरे लिए आपकी गुरुदक्षिणा यही होगी कि आप एक शांत माहौल में पढ़ते रहें। भारत शासन अधिनियम में पहली बात क्या की गई, समझेंगे। कंपनी का शासन समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त, और ब्रिटिश
ब्रिटिश ताज का शासन लागू। ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो गया। क्या बात समझे? यानी हम कह सकते हैं कंपनी रूल एंडेड, कंपनी रूल एंडेड एंड ब्रिटिश क्राउन रूल एंड ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मीन्स ताज, रूल केम इनटू द इफेक्ट। कंपनी का शासन क्यों समाप्त हुआ, यह बात जान चुके? कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ये बात आप जान चुके। क्यों समाप्त हुआ बताएंगे? क्या रीजन है, आप क्या बताएंगे मुझे? क्यों शासन समाप्त? 1857 की क्रांति हो गई, इन लोगों को लगा कि भाई कहीं ये लोग एकजुट ना हो जाए। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अब हम लोग जो है वो सीधे नियंत्रण, यानी ब्रिटिश क्राउन का एक डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, एक सीधा नियंत्रण उन्होंने शुरू किया कि भारत का जो प्रशासन है हम अब सीधे तौर से देखेंगे। अब तक कौन देखता था? क्वेश्चन मेरा ये है, आप सब लोगों से मेरा प्रश्न है कि भैया अब तक कौन देखता था? अगर ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि अब हम देखेंगे, तो अब तक कौन देखता था भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को या प्रशासन को? तो आप कहेंगे भैया हमने दो निकाय पढ़े थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स पढ़े थे जी। किस एक्ट से बनाए गए थे दोनों? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इनकी बात की गई थी। आप लोगों को पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर होते थे, बाद में 6 मेंबर घटा दिए गए थे और बाद में 18 मेंबर रह गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 6 मेंबर होते थे। एक व्यक्ति इसका जो चीफ प्रेसिडेंट होता था, जो इसका अध्यक्ष होता था, वो कहाँ से आता था? ब्रिटिश सरकार से होता था। वो कौन होता था? जिसका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश होता था। और ये बीओसी किसको कंट्रोल करती थी? बीओडी को कंट्रोल करती थी। यानी अब तक जो शासन चल रहा था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चल रहा था। इन्होंने कहा कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे अब नहीं होंगे। इसी का तो मतलब हो गया कि कंपनी का जो शासन ये लोग चला रहे थे, यानी जो निदेशक मंडल था और जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इन दोनों को खत्म कर दिया गया। क्या बोले? ये दोनों अब नहीं रहेंगे। तो भैया फिर कौन चलाएगा शासन? तो इनकी जगह, याद रख लेना, इनकी जगह कौन आया? इसको क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। और इनकी जगह है, याद रख लेना, गृह सरकार की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह सरकार की स्थापना किस एक्ट से की गई? गृह सरकार की स्थापना हुई। गृह सरकार बोले तो एक होम गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया, एक होम गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया। कोई दिक्कत? बात समझ गए? सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन खत्म हो गया। कंपनी का शासन खत्म हो गया तो भैया क्या बोली ब्रिटिश सरकार? बोलती है कि भाई अब हम, जो ब्रिटिश सरकार है वो कहती है कि अब हम शासन खुद चलाएंगे। यही बोला ना ब्रिटिश सरकार ने जी। अब ब्रिटिश सरकार अगर शासन चलाएगी तो ब्रिटिश सरकार के पास क्या अपना देश नहीं है? बोले क्या उनके पास अपने देश का शासन नहीं है? यस और नो? तो आप कहेंगे हाँ भैया, तो फिर ब्रिटेन का शासन कौन चलाएगा? तो एक तो ब्रिटेन का शासन भी चलाना है, और आप जानते हैं ब्रिटिश जो सरकार है उसके उपनिवेश बहुत जगह थे, तो ब्रिटिश सरकार को तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसके लिए ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, एक विभाग बना देते हैं अलग से, और वो जो विभाग होगा वो पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में होगा, ब्रिटेन में ही होगा। ब्रिटेन की संसद का एक विभाग होगा और उसका जो प्रमुख होगा वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो ब्रिटेन की सरकार का होगा। मतलब कंप्लीटली ये सारी चीजें कहां पे बनाई जा रही हैं? इंडिया में या ब्रिटेन में? एक बार आंसर करें। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटेन में ये सारी चीजें बनाई जा रही थी, ब्रिटेन में ये सारी चीजें बनाई जा रही थी। तो भैया क्या बोलेंगे यहां पर? अगला पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है? गृह सरकार को समझते हैं। गृह सरकार क्या थी? क्या बोला मैंने? एक गृह सरकार की स्थापना हुई, एक होम गवर्नमेंट की स्थापना हुई, और ये होम गवर्नमेंट कैसे बनी यही हमको समझना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो होम गवर्नमेंट में क्या किया गया? पहली चीज, पहला पद लिखेंगे इसमें कि भारत सचिव का पद बनाया गया, कि भाई कोई व्यक्ति तो रहे, भारत सचिव का पद बनाया गया। मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कौन भारत सचिव बने थे पहले? भारत सचिव का पद बनाया गया, जिसको हम कई बार किस नाम से जानेंगे? राज्य सचिव भी हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो आप लोगों को उससे चिंता नहीं करनी है, अगर हम ये नाम देंगे तो एक ही नाम है, ठीक है? या तो स्टेट सेक्रेटरी बोले या इंडिया सेक्रेटरी बोले। इंडिया सेक्रेटरी बोले, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, ठीक है? कोई दिक्कत? यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जो किस बात के लिए था? भारत का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, भारत का प्रशासन देखने के लिए, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, तो भारत का प्रशासन देखने के लिए
ब्रिटिश संसद में ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है। तो भारत सचिव का पद यहां पे क्रिएट किया गया, और साथ में छोटी सी बात बना लेना, इसका कार्यालय भी 1858 के एक्ट में ही बनाया गया था। इसका कार्यालय, कार्यालय बोले तो ऑफिस, इसका कार्यालय भी बनाया गया, ठीक है। बताएं भैया, पहले राज्य सचिव कौन थे, दूसरे राज्य सचिव कौन थे, दोनों बातें आपको बतानी है। तो आप सबको पता होगा, मैं अभी छोटी सी बात एक पीछे आपको लेके चलता हूं। मैंने छोटी सी बात की कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का अध्यक्ष होता था वो एक ब्रिटिश व्यक्ति होता था, ब्रिटिश सरकार का एक व्यक्ति होता था। तो यहां पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के अध्यक्ष थे एडवर्ड स्टैनली, उन्हीं एडवर्ड स्टैनली को क्या किया गया, भारत सचिव बनाया गया। तो यहां पे नोट करना कहीं छोटा सा, पहले भारत सचिव, पहले स्टेट सेक्रेटरी कौन बने थे, पहले भारत सचिव, पहले इंडिया सेक्रेटरी कौन बने थे, तो आप बोलना स्टैनली, एडवर्ड स्टैनली। और एडवर्ड स्टैनली पहले कहां पर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के भैया अध्यक्ष थे, वो अब तक उस काम को देख रहे थे, ठीक है। क्या नाम है, एडवर्ड स्टैनली। ये क्वेश्चन पूछा था आपका यूजीसी नेट ने, दूसरे भारत सचिव कौन बने थे, दूसरे भारत सचिव, तो दूसरे भारत सचिव थे आपका चार्ल्स वुड, जिनके नाम से वुड डिस्पैच है 1854 का, चार्ल्स वुड, ठीक है, चार्ल्स वुड भारत सचिव का पद बनाया गया। और साथ में अगली बात नोट करेंगे यहां पर गृह सरकार में और क्या था, ठीक है। 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, जो किसकी हेल्प के लिए काम करेगी, भारत सचिव के लिए परिषद बनाई। छोटे से शब्दों में लिखा करो हमेशा, भारत सचिव, क्या बोलेंगे, 15 मेंबर काउंसिल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, काउंसिल, ओके। कितना, कितने सदस्यों की काउंसिल बनाएगी, 15 सदस्यों की। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, एक जो भारत सचिव होगा वो कौन व्यक्ति था। तो ये छोटी सी बात आपको पता चलनी चाहिए कि ये जो ब्रिटेन में, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को, तो लोकसभा का एक सदस्य वहां, यानी ब्रिटेन के लोअर हाउस का वो मेंबर होना चाहिए। किसका मेंबर होना चाहिए, ब्रिटिश के लोअर हाउस का एक मेंबर होना चाहिए, और साथ में वो कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए वहां पर, कैबिनेट मंत्री। भारत सरकार में या ब्रिटिश सरकार में, भैया ब्रिटिश सरकार में, भारत में इस समय तक कोई सरकार ही नहीं थी, क्या बोलेंगे, ब्रिटिश सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उसका होना चाहिए। अब ये सारी चीजें ब्रिटेन में हुई हैं, तो मुझे बताओ इनकी सैलरी कहां से जानी चाहिए, ब्रिटेन से कि इंडिया से। भाई ब्रिटेन के फायदे के लिए ब्रिटेन की संसद में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों देख रहा है, ताकि ब्रिटिश सरकार को फायदा हो। तो इन सबकी सैलरी कहां से जानी चाहिए, आप कहेंगे ब्रिटेन से, लेकिन नहीं, पूछा जाता है भारत सचिव का जो आपका वेतन है वह कहां से दिया जाता था। तो इनकी जितनी भी सैलरी है, चाहे ये 15 मेंबर्स हो, आपका 15 मेंबर्स हो, या आपका जो स्टेट सेक्रेटरी हो, इन सब का वेतन जो है, याद रख लेना, इन सब का जो वेतन है, जो इनकी सैलरी है, वेजेस हैं, इनके जो भी खर्चे थे वो जाते थे इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से। कहां से जाते थे, भारतीय राजस्व से। बाद में इसका बड़ा विरोध हुआ था कि भाई भारतीय राजस्व से क्यों जाते हैं, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी जैसे सिद्धांत लिखे कि भाई अंग्रेज किस तरह से हमको लूट रहे हैं, है ना, ड्रेन थ्योरी। तो दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी इस समय पे लिखा गया उनका, कि भाई धन निकासी का सिद्धांत, कि भाई कैसे पैसा लूट रहे हैं। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था कि याद रख लेना कि जो आपका भारत सचिव और 15 सदस्यीय एक परिषद है, उसका वेतन जाना कब बंद हुआ था, याद रखना 1919 के एक्ट से, यहीं किनारे पे लिख लो, बाद में वहां भी पढ़ेंगे। 1919 के एक्ट से क्या हुआ था कि ये पैसा ब्रिटिश राजस्व से जाने लगा था। जब इसका विरोध हुआ तो कहां से गया ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया हमारे देश में, यहाँ पर बहुत बड़ा साथी आंदोलन हुआ, तो यहाँ पे ये लोग आपका क्या बोलेंगे, एक और छोटा सा पॉइंट लिखना, 1935 में क्या हुआ था, 1935 में भारत परिषद खत्म कर दी गई, भारत परिषद समाप्त हो गई थी। और 1947 में भारत सचिव का पद जो है भारत की आजादी के साथ में ही खत्म हो गया। बात समझे, दोनों तरह के क्वेश्चन याद रखेंगे। किस एक्ट से भारत सचिव का पद इंट्रोड्यूस किया गया, 1858 एक्ट, 1858 अधिनियम में उसके बारे में बताया गया। कब खत्म किया गया, 1947 में। अब यहां पर एक शब्द आया है भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल। ये इंडिया काउंसिल से क्या मतलब है भैया, तो 15 सदस्यीय एक परिषद होगी और भारत सचिव होगा, इन दोनों को मिला के ही कहा जाता था आपका भारत परिषद। किसको मिलाकर के, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते थे, क्या नाम देंगे, तो इन दोनों को मिला के कहा जाता था आपका भारत परिषद। अच्छा, अभी हमने पीछे केंद्रीय विधान परिषद भी पढ़ा था, उससे कंफ्यूज तो नहीं होंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद, है ना। केंद्रीय विधान परिषद नहीं है उसमें, तो केंद्रीय विधान परिषद में भी भारतीय शामिल होंगे। ये किसके लिए, भारत का शासन देखने के लिए एक भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल है। तो इंडिया काउंसिल की स्थापना किससे हुई थी, 1858 से। लेकिन इंडिया काउंसिल को खत्म किस एक्ट से किया गया था, 1935 से। अंग्रेज बड़े चालू थे, जैसे ही पैसा इनके अकाउंट से जाने लगा, इनको लगा कि भाई अब ज्यादा पैसा है, तो पहले तो इन्होंने क्या किया था, इन मेंबर्स को घटाया था कि यार बड़ा खर्चा होता है। भारत के बारे में नहीं सोचते थे कि भारत सरकार का भी खर्चा होता है। और फिर इन्होंने क्या बोला था, भारत परिषद की कोई आवश्यकता ही नहीं है जब इनके ऊपर खर्च पड़े। और बाद में 1947 में ऐसे ही इन्होंने, क्योंकि अब तो क्या हो गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, तो उन्होंने उस टाइम पर उसको खत्म कर दिया। कोई दिक्कत, एज इट इज नोट्स बनाया, यहां तक की बात में किसी को भी कोई दिक्कत
सारी बातें समझ में आई। भारत सचिव क्यों बनाया गया, भारत सचिव की हेल्प के लिए कितने मेंबर लाए गए, कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार का शासन लागू हो गया। और ब्रिटिश सरकार अपना शासन किसके माध्यम से देखती थी, राज्य सचिव के माध्यम से देखती थी। अब आप सबको पता होगा, अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब से पहले, तो उसमें जो सर्वोच्च पद था वो कौन सा होता था, बताएंगे? भारत में जो सर्वोच्च पद होता था वो कौन सा था? तो आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा पावर्स गवर्नर जनरल के पास में थी, जीजी के पास में थी। तो जीजी को अब क्या कहा जाने लगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो है नहीं अब, तो जीजी तो रहेगा नहीं, तो इन्होंने बोला कि भारत का गवर्नर जनरल जो होगा, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय होगा। क्या होगा? वायसराय ऑफ इंडिया। यानी कि इस टाइम पे कौन था भारत का गवर्नर? 1858 के एक्ट में ये बात की गई। तो आप कहेंगे भैया देखो एक बात बताऊं मैं आपको, 1858 यहां से समझना होगा, 1848 से 56 ये आप याद रखना। इस समय भारत के साथी इतिहास में बहुत सारे चेंजेस होंगे, कहीं किनारे पे लिख लो, ये डलहौजी का टाइम है। डलहौजी का, जिसने भारत में हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध नीति आती, रेलवे आदि को चलाया। और 1856 से 62 ये है कैनिंग का टाइम। तो मुझे बताओ जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आया तब कौन होगा भारत में? तो आप बोलेंगे कैनिंग था। लेकिन कैनिंग कौन है इस टाइम पे? 1857 की क्रांति में भी कौन है? कैनिंग है। तो कैनिंग जो है आपका इस टाइम पे क्या था? गवर्नर जनरल था। और अभी कैनिंग क्या हो गया? वायसराय। तो पहला वायसराय कौन बना? फर्स्ट वायसराय कौन बना? आपका कैनिंग बना। कैनिंग, ठीक है। या मैं आपसे पूछूं अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा? तो वो भी कैनिंग रहा। छोटी सी बात है, अंतिम पूछ ले या आपसे पहला वायसराय पूछ ले, ठीक है। अब आते हैं क्या बात, 1 नवंबर, एक स्टेटमेंट लिखना बड़ा अच्छा है, 1 नवंबर 1858 को 15 8 को कैनिंग ने, कौन थी ब्रिटेन की महारानी, कौन बताएगा? कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, महारानी विक्टोरिया की। और देखना तुम भारतीय लोगों को क्या प्रतिक्रिया देंगे। विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, यानी हम कह सकते हैं कैनिंग रीड्स द अनाउंसमेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये घोषणा कहां पे पढ़ी गई थी? ये पहली बात तो ये बताएं, याद रख लेना, ये घोषणा मिंटो पार्क में, यमुना नदी के किनारे पढ़ी गई थी। मिंटो पार्क कहां पर है? मिंटो पार्क इलाहाबाद में, जो कि अब क्या है? प्रयागराज उसका नाम हो चुका है, प्रयागराज, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा गया है कि कैनिंग ने महारानी का आदेश किस नदी के किनारे पढ़ के सुनाया था? तो जो प्रयागराज के बच्चे हैं वो तो जानते हैं वहां पर यमुना नदी बहती है, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। अब महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा ऐसी भेजी? महारानी विक्टोरिया ने देखो क्या कहा, उसने कहा कि भाई अब तक जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपका देश में शासन कर रही थी बड़ी नालायक थी, आप लोगों को बड़ा सताया है यहाँ पर, हम लोग तो उनसे बड़ा कहते थे लेकिन बड़ा बिल्कुल नहीं मानते थे, और तुम लोगों को लूटने का उसने काम किया है। लेकिन मैं महारानी विक्टोरिया आपसे वादा करती हूं, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूं कि यहां के लोगों की जो सांस्कृतिक क्षमताएं हैं, ये जो सांस्कृतिक समानताएं हैं, जो आर्थिक समानताएं यहां पर होनी चाहिए, जो राजनीतिक स्वतंत्रता यहां पर होनी चाहिए, वो सब आपको मेरे माध्यम से मिलेंगी। अब सीधे इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटिश शासन सीधे, या ब्रिटेन की सरकार अब सीधे यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर भारत का शासन देखेगी। भारत के लोगों ने तालियां बजाई, उन्होंने लगा महारानी तो समझ गई है हम लोगों को क्या चाहिए। वो ये नहीं समझ रहे महारानी पागल बना रही है हमारा। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया की जो एक घोषणा है, आपने शायद प्रश्न नहीं देखा हो लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। डीएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा, इसको क्या कहा गया? ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो 1858 के एक्ट को कहा जाता है। लिख लेंगे छोटी सी बात को, क्या बोलेंगे इसको? भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा। इस घोषणा को बोलते हैं, लोग खुश हो गए, बोले अब तो महारानी आ गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैग्ना कार्टा, सीधे साधे लोग थे हमारे, ठीक है। क्या बात इन्होंने की थी? मैंने बताया आपको, यहाँ पे 3 मुख्य बिंदुओं पर बात हुई थी, उनको भी नोट कर लेना। इन्होंने कहा था हम भारतीयों को आर्थिक समानता देंगे, इकोनॉमिक इक्वलिटीज देंगे, उनको बढ़ने के अवसर मिलेंगे बराबर। क्या बोला? इकोनॉमिक इक्वलिटीज देने की बात की, इकोनॉमिक इक्वलिटी। दूसरी बात उन्होंने की थी राजनीतिक स्वतंत्रता की, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की कि भाई भारतीयों के लिए जो राजनीति है वो स्वतंत्र रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम आपको दबाएंगे नहीं, सप्रेस नहीं करेंगे आपका। तो पॉलिटिकल स्वतंत्रता बोलिए, समानता बोलिए, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम आपको होगी। और तीसरी बात की गई सांस्कृतिक स्वतंत्रता की या सांस्कृतिक समानता की, यानी कि आपका कल्चरल इक्वलिटी की बात उन्होंने कर दी। भारतीय लोग खुश हो गए या नहीं हुए? बस 1858 के अधिनियम में यही भारतीयों को खुश करने के लिए लाया गया था।
मतलब कि जो क्रांति हुई है वो कैसे दबाई जाए, और उसको दबाया गया, उसको सप्रेस किया गया किससे? महारानी विक्टोरिया की घोषणा से। और इसको किसने पढ़ा था? 1 नवंबर 1858। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट अभी है, एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट बना के देता है कि 1858 का अधिनियम 1 अगस्त 1858 को लागू हुआ। तो 1 अगस्त 1858 नहीं, क्या बोलेंगे आप, 1 नवंबर 1858 को वो पढ़ा गया। ओके, आगे चले। अगला अधिनियम बीच में आता है, एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब चार्टर नाम से नहीं आएंगे, लिखो यस और नो, समझ गए? भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका पहला प्रावधान पढ़िए, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीयों का, अब इन्होंने कह दिया ना कि भाई भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, तो यानी कि भारतीयों का, तो राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी बताएं जरा? तो जो लॉ मेकिंग हो रही है, जो शासन हो रहा है, उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, पार्टिसिपेशन उनका बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ करते नहीं तो लोग बोलेंगे भैया महारानी ने जो बोला झूठ बोल दिया। भारतीयों का शासन में सहयोग, शासन में सहयोग बढ़ाया गया। किस तरह बढ़ाया गया देखिए, क्योंकि ये कौन कह चुकी थी, घोषणा कह चुकी थी विक्टोरिया की, तो हम कह सकते हैं भारतीयों का शासन, यानी कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, कोऑपरेशन बोलते हैं आपका किसको, सहयोग को, कॉर्पोरेशन ही वो संगठन होता है, ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। मैंने पहली ही क्लास में आपको शासन का मतलब समझाया था, याद है? गवर्नेंस बाद इंक्रीज्ड, गवर्नेंस बाद इंक्रीज्ड, ठीक है। अब देखो कैसे बढ़ाते हैं, मुझे बताओ, अब तक आप सब लोगों ने पढ़ा था कि वायसराय की जो साथी आपका, अब से पहले लेके चलता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन पूछूंगा, जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में गवर्नर जनरल के अलावा कितने सदस्य होते थे? मजा आ जाएगा अगर आप ठीक आंसर दें। तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल के अलावा भैया पहले तो 3 सदस्य होते थे, लेकिन बाद में चौथा सदस्य जोड़ा गया 1833 के एक्ट में, जिसको विधि सदस्य कहा गया, जो एक आपका किसका, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, जिसमें मैकाले को जोड़ा गया था। और मैकाले को, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे, बाद में उसको आपका एक स्थायी मेंबर भी कर दिया गया था, एक परमानेंट मेंबर भी कर दिया गया था। यानी अब तक क्या थे, 4 थे। कितने थे, 4 थे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या किया गया 1858 के एक्ट में, इसमें बोला गया कि वायसराय तो हो ही चुका है जी भैया, इसमें कहा गया वायसराय के अलावा एक आपका 5 सदस्य और होंगे, 5 सदस्य और होंगे। ये जो 5 सदस्य होंगे यानी 5 मेंबर होंगे वायसराय के अलावा, वायसराय के अलावा जो 5 मेंबर होंगे उनको कहा जाएगा कार्यकारिणी, यानी एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा इसको, कार्यकारिणी, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव। और देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी में अभी इंडियंस को नहीं जोड़ेंगे, इनको इन्होंने बोला ये सब हैं आपके सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य अर्थात आपके ऑफिशियल मेंबर्स और गवर्नमेंट मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स इनको कहा गया। और साथ में आपका वायसराय को एक अधिकार यहां पर दिया कि वह 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है, एडिशनल मेंबर्स बढ़ा सकता है, अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है। कितने मेंबर बढ़ा सकता है? 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है, याद रख लेना, बढ़ा सकता है। और उनका कार्यकाल जो होगा वो 2 वर्षों का होगा, जिसको भी वो चुनेगा, क्या बोलेंगे, कार्यकाल। तो एक तो हुई आपका परमानेंट बॉडी यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसको ध्यान से सुनना दोस्त, इससे मैं आगे आपको बताऊंगा फिर चीजों को। वायसराय और 5 सदस्यों से मिलकर बनी आपकी कार्यकारिणी अर्थात एग्जीक्यूटिव। साथ में वायसराय को राइट दिए गए 1861 में कि वह चाहे तो 6 से 12 क्या एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज कर सकता है। यस, इतनी बात समझ में आई? ये जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य होंगे ये क्या करेंगे, याद रख लेना, ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे, जो ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की थी, यानी कोऑपरेशन इन लॉ मेकिंग। किसमें किसमें हेल्प करेंगे? लॉ मेकिंग में ये हेल्प करेंगे, लॉ मेकिंग में। कोई दिक्कत? किसमें हेल्प करेंगे? जैसे 1858 में उसने कहा था कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता हम देंगे तुमको, तो उसने कहा कि भाई कानून बनाने में, कोई भी कानून बनेगा तो उसमें जो एडिशनल मेंबर होंगे उनको उनको क्या बोलेंगे, सहायक बनाया जाएगा। लेकिन भैया किसी भारतीय का उन्होंने बोला था कि भाई भारतीयों को देंगे, तो भारतीय यहां पर तो कोई भारतीय है नहीं, तो क्या भारतीय को यहां पर जोड़ेंगे? हाँ जी। तो 6 से 12 जो एक्स्ट्रा मेंबर्स वो जोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा इसमें जितने भी मेंबर जोड़े, मिनिमम कितना है 6, मैक्सिमम कितना है 12। जैसे कि यहां पर साथी उस टाइम पे क्या किया था आपका वायसराय ने, कैनिंग ने, यहां पे 6 सदस्य जोड़े थे, 6 सदस्य जोड़े उसने, जो कौन थे आपका, कैसे सदस्य थे? इन सदस्यों को हम क्या कहेंगे अगर मैं आपसे बोलूं तो? आप बोलेंगे भैया इन सदस्यों को हम कहेंगे गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और भारतीयों को जगह कहां पर मिली? नॉन ऑफिशियल्स में मिली। कहां पे मिली भारतीयों को जगह बताएंगे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में मिली। अब यहां पे बात समझेंगे, तो यहां पर जोड़े थे उसने, इसको नोट मत करना, उसने 6 मेंबर जोड़े कैनिंग ने, तो 6 मेंबर में से इंडियन कितने होने चाहिए? क्या प्रावधान किया गया कि उसमें से जो होंगे आपका, नोट कर लेना, आधे जो है ना, आधे भारतीय होंगे, आधे भारतीय होंगे। अब चाहे वो मैक्सिमम 12 जोड़ेगा तो कितने इंडियन हो जाएंगे? अगर वो मैक्सिमम 12 जोड़े तो कितने इंडियन हो जाएंगे भैया? 6। लेकिन मिनिमम 6, कम से कम 6 जोड़े,
वो तो मिनिमम नंबर है। तो कितने होंगे? 3 इंडियन होंगे। तो यहां पर 3 इंडियन को जोड़ा गया। 3 इंडियन कहां पर जुड़े हैं बताएंगे? मेजर एग्जीक्यूटिव में, मुख्य कार्यकारिणी में जुड़े हैं, या फिर एडिशनल मेंबर्स में जुड़े। तो आप कहेंगे भैया एडिशनल मेंबर्स में, ठीक है, याद रख लेना। यहां पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, गैर सरकारी बोले नॉन ऑफिशियल्स, समझ गए ना बच्चों क्या है यहां पे सरकारी और गैर सरकारी? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में 3 इंडियंस को जोड़ा गया, 3 भारतीयों को जोड़ा गया। अब कौन भारतीय थे? जो अंग्रेजों के करीब थे, जो 1857 की क्रांति में इस देश के साथ नहीं थे, जो 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की खूब हेल्प की, भारत की जनता की नहीं। तो राजनीति में भी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे उसको? तो क्या बोलेंगे? यहां पर उन्होंने, नोट करेंगे इसको, 3 इंडियंस वर एडिड टू, 3 इंडियंस वर एडिड टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कोई दिक्कत? तो उन्होंने बोला कि भाई 3 कौन लोग होंगे जो किसके क्लोज हैं? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सहयोग कर रहे थे आपका 1857 में। और 3 लोग कौन है, नाम बताएं जिनको पता हो। पहला तो थे पटियाला के महाराज, पहले थे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, महाराज ऑफ पटियाला, क्या नाम था इनका, नाम बताएं। दूसरे थे आपके बनारस के राजा, किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा। और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। ये 3 इंडियन यहां पर शामिल हुए। और पटियाला के जो महाराज थे उनको क्या, उनका नाम था नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। 1857 क्रांति में किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बनारस के राजा कौन थे? ईश्वरी प्रसाद नारायण, ईश्वरी प्रसाद नारायण। अब विरोधी योग थोड़ी ना बनाते। और सर दिनकर राव। पटियाला के महाराज आप सब लोगों को पता होना चाहिए, पटियाला राजघराना भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक था। यहाँ के एक राजा थे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने प्राइवेट जेट खरीदा था अपने लिए, और इंडिया का पहला प्राइवेट जेट था, जिनके पास में 44 रोल्स रॉयस थी। और एक बार उन्होंने क्या किया, रोल्स रॉयस कंपनी से गाड़ी मंगाई, तो उन्होंने गाड़ी देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने रोल्स रॉयस के सामने झाड़ू लगा दी थी टायर के, और पूरा शहर साफ करवाया था। रोल्स रॉयस कितनी बेइज्जती की थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये 3 इंडियन कहां पे शामिल हुए हैं आपका भैया? गैर सरकारी सदस्यों में। इतनी सी बात हमको आसानी से समझ में आ सकती है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से। सर बाइलिंगुअल ऐसा होता है क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सारे दोस्त मुझे बताओ, क्या आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रही है? मुझे तो नहीं लगना चाहिए यार मैंने ऐसा कोई भी टर्म हो जो कंप्लीटली हिंदी में यूज किया हो और आपको इंग्लिश में ना बताया हो। दिक्कत हो रही है क्या? कोई बताए मुझे, आप पूछ सकते हैं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहीं भागना नहीं है, हमको आपको कहीं नहीं भागना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, थोड़ी बहुत भी। अभी महाराजा को अगर इंग्लिश में आप चाहते हैं महाराजा लिखना, तो फिर मैं आपको एक कहानी बताता था बच्चों वाली, कि आप अगर ऐसे डिक्टो चाहते हैं तो, अब तो नाम भी भूल गया, क्या नाम था उसका? हाँ, एक बच्चे के पिताजी का नाम था लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा को टीचर ने बोल दिया इंग्लिश में लिखो। ऐसा नहीं लिखना है कि चड्डे को अंडरवियर लिख दिया और लाल को रेड लिख दिया, तो नाम ही रहेगा। सर टाइटल इनको अंग्रेजों ने दिया था दोस्त, ओके, ऐसा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। आगे लिखेंगे दोस्त, पहले आते हैं वापस, थोड़ा बहुत ही मजाक ठीक है। वायसराय जो बनाया गया यहाँ पे वायसराय को एक पावर और दी गई। वायसराय को, भैया कानून बनेगा तो कानून जब बनता है तो वहां पर एक अध्यादेश नाम की चीज भी होती है, नहीं होती? हमारे देश में किसके पास अध्यादेश की शक्ति है बताएं, और किस आर्टिकल से? वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है, वायसराय को। यानी हम कह सकते हैं पावर्स फॉर ऑर्डिनेंस, पावर्स फॉर ऑर्डिनेंस टू वायसराय। थोड़ा खुद भी लिखना है दोस्त, है ना, पावर्स फॉर ऑर्डिनेंस। अब अध्यादेश, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आएगी यहाँ पर कि आज आप जानते होंगे कि भारत में केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं जब आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद जो है हमारी 12 महीने काम करती है क्या? नहीं, संसद की छुट्टियां रहती हैं। संसद में 3 ही सत्र होते हैं आपका, बजट सत्र होता है आपका, ठीक है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बीच में छुट्टियां होती है। अगर छुट्टियों के दौरान पे संसद की कार्रवाई नहीं चल रही और हमको किसी कानून की आवश्यकता है तो किसके माध्यम से कानून लाएंगे? केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से। और राज्य विधानमंडल की जब छुट्टियां चल रही है तो किसके माध्यम से लाएंगे? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के माध्यम से लेके आएंगे। तो आपका सेंट्रल में प्रेसिडेंट और स्टेट में कौन लेके आता है? स्टेट में आपका गवर्नर। मुझे बताओ, जो राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आते हैं या राज्यपाल जो अध्यादेश लेके आते हैं वो कितने दिन तक लागू रहता है? यानी वापस संसद को उसको पारित कराना पड़ता है। कितने दिन में वो बिल फिर से पास होगा? कितने दिन तक मैक्सिमम वो लागू हो सकता है? तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप ये आंसर कर देंगे, मजा आ जाएगा। 6 मंथ्स वाले सारे दोस्त गलत हैं। 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, सुधारिए अपनी चीज को, लिखिए 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, यानी 6 महीने और 6 सप्ताह। क्योंकि 6 महीने तो भाई आप जानते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना एक अंतराल हो सकता है, कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है। तो 6 मंथ्स तो वही हो गया गैप, और जैसे ही संसद आएगी कार्रवाई पर तो आने वाले 6 वीक्स के अंदर उसको पास कराना होगा। तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलेंगे। आपका गवर्नर का भी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलेंगे। 6 मंथ कोई नहीं बोलेगा आज के बाद में, ओके।
तो यहां पर पूछा जाता है वायसराय को जो अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई थी, क्या बोलेंगे इस पर? पहली बात तो इसको जो परिषद बनी थी, कौन सी परिषद भैया? भारत परिषद बनी थी या नहीं, जिसमें आपका तो राज्य सचिव होगा और उसके साथ में 15 सदस्य होंगे। तो इससे बोला परिषद की सहमति जरूरी है या नहीं, तो बोले परिषद का जो कंसेंट है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, परिषद की सहमति जरूरी नहीं है, यानी कि कंसेंट ऑफ काउंसिल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपना अध्यादेश जब चाहे जारी कर सकता है। और ये कितने दिन के लिए जारी होता था? 6 मंथ्स के लिए। पूछेगा आपसे वायसराय जो अध्यादेश जारी करता था वो कितने महीने के लिए होता था भारत में? 6 महीने का। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात है, हाँ अगली बात से पहले एक और बात बताऊं आपको। जो वायसराय था, जब इसको अध्यादेश बनाने की शक्ति, सॉरी, अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, तो इसके साथ में इसको और तो यहाँ पे एक पावर और दी गई थी, उस पावर को बोलते हैं, इसको दिया गया प्रांतीय नियंत्रण, कंट्रोल ऑन प्रोविंसेस। प्रांतीय नियंत्रण दिया गया। प्रांत किसको कहते हैं? अब यहां पे फिल्टर होगा कौन बच्चा पॉलिटी को अच्छे से आज तक समझ रहा था या नहीं, और ऐसी हवा हवा में कौन कौन है। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं उसको क्या दिया गया? कंट्रोल ऑन प्रोविंसेस। और इसमें क्या बोला गया? देखो कैसा कंट्रोल दिया गया। यहां पे 3 चीजें मेजरली बात हुई। एक तो ये नया प्रांत बना सकता था, नए प्रांत का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, नए प्रांत का गठन कर सकता था या नहीं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, नए प्रांत का गठन कर सकता था, प्रांत की सीमा में परिवर्तन कर सकता था, प्रांत की सीमा में परिवर्तन, जी भैया कर सकता था, ये पावर उसको दी गई। यानी कि जो प्रोविंसेस थे उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकता था, प्रोविंसेस बाउंड्री चेंज कर पावर उसको दिया गया। और तीसरी पावर उसको दी गई यहां पर प्रशासकों की नियुक्ति, प्रशासकों की नियुक्ति, यानी कि आपका हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, प्रांत किसको कहते हैं? आज के समय में आप प्रांत किसको कहेंगे? एक एग्जाम्पल लिखिए तो मैं समझूंगा कि आप प्रांत, जी बिल्कुल, आरओ के लिए आप ले सकते हैं कक्षा को बड़े प्यार से, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा के लिए आप इसको कर सकते हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं। अब ना तो दोस्त ऐसा होता है कि एसएससी आसान प्रश्न पूछती है, एसएससी अब जीएस में पूछती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना। एक एक नंबर का बड़ा महत्व है। आज मेरिट आप देख ही रहे हैं, आसमान छू रही है। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया मैं कोई ऐसी वीडियो देख लूं कि 2 घंटे में कोई पॉलिटी पढ़ा दे, तो वो अपने साथ भी न्याय नहीं होगा, अपनी फैमिली के साथ में भी, और आपके फ्यूचर के साथ में तो बिल्कुल जस्टिस नहीं है। तो हमको धैर्य रखना है अपनी तैयारी में और धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। यूपीएसआई किसी भी स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं, बस धैर्य रखिए। ठीक है, एग्जाम का नाम कोई ना लिखे प्लीज, एग्जाम का नाम कोई ना लिखे, क्योंकि ऐसे आप जानते हो आपको अच्छे स्टूडेंट बनना है। मैंने पहली क्लास में आपको गाइड किया था कि किसी भी एग्जाम के लिए जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक बार पॉलिटी को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि डीएसएसबी के लिए अलग पॉलिटी होगी, यूजीसी के लिए अलग पॉलिटी होगी, एसएससी के लिए अलग पॉलिटी होगी, यूपीएससी के लिए अलग पॉलिटी होगी, पीसीएस के लिए अलग पॉलिटी होगी। ऐसा होता ही नहीं है। आप चाहे बहुत छोटी परीक्षा देने वाले हो या आपके मन में कोई बड़ा इरादा है, आप आराम से कर सकते हैं, इत्मीनान से कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ भैया, यूपी लिखा बहुत सारे लोगों ने, यूपी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि प्रांत से मतलब हम यूपी समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाई थी, संघवाद का क्या मतलब होता है। एक दोस्त याद करिए, मैंने बताया था एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में क्या होता है, शक्तियां किसके पास में होती हैं? सिर्फ एक सरकार के पास में होती हैं। लेकिन संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है। उसमें केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं कानून बनाने की। जैसे हमारे यहाँ देश में है, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? आपका केंद्र सरकार बनाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? बताएंगे एक बार, राज्य सरकार। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, जिसको हम कई बार द्वैत सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएंगे प्रशासकों की नियुक्ति, यानी कि जो आपका जो स्टेट थे, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे, स्टेट तो उस टाइम पे नाम दिया ही नहीं गया, तो उसमें नया प्रोविंस बना सकता है, हाँ जी, उनकी बॉर्डर को चेंज कर सकता है, हाँ की। और जो प्रांत का प्रशासन चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसको ये नियुक्त कर सकता था। ठीक है, तीसरी चीज लिखना है यहाँ पे, तीसरी चीज नोट करना है यहाँ पे, आगे चलेंगे लिखना, प्रांतों को आगे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी शायद, फिर प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। अब तक शक्ति किसके पास थी? सेंटर के पास में। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी राज्य के पास भी पावर्स आ गई, विधि बनाने की शक्ति दी गई। विकेंद्रीकरण शुरू हुआ या नहीं हुआ? केंद्रीकरण मतलब सिर्फ एक सरकार कानून बना सकती है। विकेंद्रीकरण का मतलब आपका कि उसमें क्या हो, सरकार के स्तर हो, केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर। तो ये विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण हुआ, यस और नो, जी भैया। तो इसको हम कह सकते हैं आपका प्रांतों को जो विधि बनाने की शक्ति दी गई। लेकिन यहाँ पे एक शर्त थी कि वायसराय जो होगा वो इसके लिए एडमिट करेगा। वायसराय की जो स्वीकृति है, उसकी जो एडमिटेंस है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वीकृति जरूरी होगी, मैंडेटरी है वो। ठीक है, वायसराय की स्वीकृति जरूरी होगी, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, इस पे वायसराय को इस पे क्या करना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, वायसराय को इस पे एग्री होना पड़ेगा। तो लॉ मेकिंग पावर्स टू प्रोविंसेस, ये बात हम बोल सकते हैं, प्रोविंसेस वर गिवन द पावर टू मेक लॉज।
छोटी सी बात है, ठीक है। क्या बात मैंने बोली? जब कभी भी, फिर से मैं आपको समझा देता हूं, हमारे देश में केंद्र स्तर पर है जी भैया, और राज्य स्तर की सरकारों को भी। तो जब आपका केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां से पूछे कभी भी आपसे विकेंद्रीकरण का आरंभ किस एक्ट में देखने को मिलता है? ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, विकेंद्रीकरण का आरंभ यानी स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहां पर पहली बार हुई थी, ठीक है। अब ये प्रांत अगर विधि बनाएंगे, अगर स्टेट यानी कि उस समय के जो प्रोविंसेस हैं वो विधि बनाएंगे, तो कानून हमारे देश में आज कौन बनाता है, जरा बताइए। कानून हमारे देश में कौन बनाता है? तो केंद्र स्तर पर संसद बनाती है भैया। राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है भैया? आपका लेजिस्लेचर, विधानमंडल बनाता है। तो विधानमंडल चाहिए या नहीं चाहिए? तो यहां पर एक ऐसी ही व्यवस्था की गई जिसको हम बोलते हैं, नोट करेंगे, प्रांतों में, यहां कहीं किनारे पे लिख सकते हैं, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। अरे कुछ बोल भी दिया करो भैया, आया मजा। ध्यान से, धीरे से पढ़ना। यानी कि हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज established इन प्रोविंसेस। अब आएगा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया गया था? कौन सा प्रोविंस है जिसमें सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश और फॉर्म किया गया? बताओ भाई, कमाल, आंसर आना चाहिए। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखोगे अनेकों एग्जाम में उसको। क्या बोलेंगे? प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई और सबसे पहले इसके लिए 1862 में, याद रख लेना, 1862 में, 1862 में सबसे पहले ये मौका मिला बंगाल को। इसको सबसे पहले बंगाल में, 1862 में। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि सबसे पहली विधान परिषद, भाई जैसे आज आप जानते हैं बहुत सारे स्टेट्स की विधान परिषद, जब हम विधान परिषद को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आज कितने स्टेट्स में, आज 6 स्टेट्स में है। बहुत सारे स्टेट्स की खत्म कर दी गई है आपका, ठीक है। तो जो खत्म हुई है, लेकिन उसका जो शुरुआत है, ओरिजिन कहां से हुआ है? तो बंगाल से हुआ है। चुटकी सी बात है जी भैया, प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। यहीं पे लिखें किससे हुआ है, बताएं कौन से एक्ट से हुआ है? कौन सा एक्ट हम पढ़ रहे हैं? 1861, 1861। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इसके समय पे हुई, ये भी कैनिंग के टाइम पर। अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, इसको समझना है, ठीक है। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कितने मेंबर्स मैंने आपको भी बताए थे, जिनको हमने कहा था कि वो आपके ऑफिशियल मेंबर्स हैं। 1861 में कहा गया कि एक तो भी सरकारी होंगे और एक 6 से 12 सदस्य वो अतिरिक्त जोड़ सकता है, जिनको नॉन ऑफिशियल्स कहा गया। सर भारत में संघवाद है क्या? दोस्त इसके लिए मैं बता चुका हूं, भारत में संघवाद नहीं है। भारत में क्या है, आपातकाल के दौरान एकात्मक सरकार के लक्षण भी दिखाई देते हैं, और जनरली भारत में संघवाद यानी आपका राज्य स्तर पर आपका राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के पास आपका क्या बोलेंगे, वहां पर शक्तियां हैं। तो भारत में संघवाद के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं और एकात्मक सरकार के भी, लेकिन ज्यादा नजदीक हम संघवाद के हैं, इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक। क्या बताया था मैंने? भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, एकात्मक है कि संघात्मक है? आप क्या कहोगे, क्या जस्टिफाई करोगे? मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे तर्क देंगे अपना, कैसे ये सिद्ध करेंगे कि भारत अर्धसंघात्मक है, क्योंकि हमारी ज्यादातर विशेषताएं किसके पास हैं? संघवाद के पास में, इसलिए क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल। भाई ये देखिए सबका आंसर दोस्त, सिर्फ आप नहीं जानते हैं, पूरी कक्षा जानती है, बाकी आपको भी जानना है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे हुई, इंट्रोड्यूसिंग पोर्टफोलियो सिस्टम। ये लिख लीजिए भाई, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? बड़े आराम से चलते हैं ना? आराम से भी चलते हैं और बहुत सारा पढ़ भी लेते हैं, बहुत सारा समझ भी लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ना थोड़ा ज्यादा समय हमें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये चीजें आप इनको इग्नोर कर देते थे आप, और फिर पॉलिटी की खिचड़ी बनी रहती थी आपको, फिर रटते रहते थे हमेशा, आपको टर्मोलॉजी नहीं समझ में आती थी उसकी कि भाई हमको उसको समझना है बड़े ध्यान से। अब देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको समझना है। मैंने आपसे पूछा वायसराय की जो आपका एग्जीक्यूटिव थी उसमें 5 मेंबर्स थे, जो आपका क्या थे? परमानेंट या ऑफिशियल मेंबर्स थे। लिख सकता हूँ वायसराय लिख लिया, गवर्नर जनरल क्यों लिखना, जो वायसराय हो गया था, ठीक है। तो जो वायसराय था इसमें आपका 5 मेंबर और थे, इसको हम बोलते थे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यकारिणी। तो ये जो 5 मेंबर थे इसमें एक छठा मेंबर और जोड़ा गया था, याद रख लेना। छठा मेंबर इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के रूप में 1874 में जोड़ा गया था। ये भी पूछा गया, लोक निर्माण विभाग के तहत आपका वायसराय की काउंसिल परिषद में छठा सदस्य कौन सा था? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स के डिपार्टमेंट, देश के भ्रष्ट विभागों में से एक है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। 1874 में इसको ऐड किया गया था। तो क्या बोलते हैं इसको, जैसे आज हम देखते हैं कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन सबके पास मंत्रालय अलग अलग होते हैं, यस और नो। जैसे याद रख लेना, किसी के पास इसमें क्या होता है? होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय होता है, यस और नो, होम मिनिस्ट्री। किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय। तो यहां पे भी पहली बार ये किया गया कि मंत्रालय बांटे गए, मंत्रालय, राजस्व, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहां पे दिया गया था आपका, कानून का लॉ के लिए दिया गया था आपका, ठीक है, सैन्य जो आर्म डिपार्टमेंट था उसको दिया गया था, और छठा पीडब्ल्यूडी था, यहाँ पे छठा पीडब्ल्यूडी था।
होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, रेवेन्यू को, लॉ को, आपका साथ ही आर्म्ड को और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे पहले 5 थे, फिर छठा जोड़ा गया पीडब्ल्यूडी। कोई दिक्कत? तो पोर्टफोलियो समझ गए, यानी मंत्रालयों का बंटवारा जो होता है उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो आपके सामने कभी भी शब्द आएगा तो आप समझ पाएंगे। आगे चलें दोस्त। जी भैया, फिर आते हैं, इसमें तो इतनी ही बातें थी। अगला एक्ट हम पढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब क्या बोलेंगे इसको, चार्टर बोलेंगे क्या, यस और नो? आप कहेंगे भैया अब हम समझ चुके हैं, अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में सीधे चीजें हैं, और राज्य सचिव के माध्यम से और वायसराय के माध्यम से। भारत परिषद अधिनियम 1892, एसएससी सीएचएसएल ने क्वेश्चन पूछा था, भारत परिषद अधिनियम 1892 किसकी योजना पर आधारित था? और आप भी पहली बार जान रहे होंगे, लेकिन पूछा जा चुका, आपको दिखता ही नहीं क्या पूछा गया पेपर में। डफरिन योजना पर आधारित, बेस्ड ऑन डफरिन स्कीम। डफरिन समझ रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था, ठीक है, 1885, उसकी स्कीम थी ये। क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन डफरिंग स्कीम। डफरिन ने इसको तैयार किया था। क्या इसमें मुख्य बिंदु थे भैया, लिखना। पहला, विधान परिषद की सीटों में संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद, कौन कौन सी विधान परिषद, एक तो केंद्र की विधान परिषद थी, और एक कौन सी थी, प्रांत में भी बन गई अब तो नहीं। जी भैया, केंद्र एवं प्रांत दोनों की ही बात कर रहे हैं। विधान परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट सॉरी सेंट्रल और प्रोविंसेस। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल एंड प्रोविंस। ओके, यानी सेंट्रल और प्रोविंस दोनों में ही क्या कर दिया गया, आपका सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। अच्छा, पहले कितनी होती थी सीट, बताएं जरा मुझे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका कितने मिनिमम नंबर होते थे, और एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था कि वायसराय के साथ में 5 अन्य सदस्य होते थे, और जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 6 से 12, यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 थी। यानी भैया उससे ज्यादा बढ़ाई गई। भाई याद रखना, पहले कितनी थी सीटों की संख्या, पहले थी भैया आपका 6 से 12, यानी मिनिमम 6 हो सकते थे, उसमें आधे भारतीय होंगे, और 12 होंगे तो भी उसमें से आधे भारतीय होंगे। यहां पर बोल दिया गया सीटों की संख्या में वृद्धि, ये कर दी गई 10 से 16, 6 से 12 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 10 से 16 कर दी गई। यानी मिनिमम कितने होंगे, 10 होंगे, मिनिमम 10 होंगे। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स आर मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। और यहां पे एक छोटी सी बात बोली गई कि न्यूनतम जो होंगे ना, न्यूनतम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएंगे, अब तो आप समझ गए, अब तो लिखने की जरूरत तो नहीं। न्यूनतम कितने गैर सरकारी सदस्य होंगे इसमें, तो 10 होंगे। तो 10 में से इंडियन कितने होंगे, क्या समझा आज की क्लास में, न्यूनतम में अगर 10 हैं तो इंडियन कितने होंगे ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे ये छोटी सी बात है, आगे चलिए 5 होंगे। प्रथम बार निर्वाचन की बात की गई, फर्स्ट टाइम इलेक्शन की बात की गई, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। कैसे इलेक्शन की बात की गई थी पहली बार, एक अप्रत्यक्ष, यानी कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन की बात हुई, फर्स्ट टाइम इलेक्शन की बात हुई, वो भी कैसा था, इनडायरेक्ट। भैया इनडायरेक्ट मींस थोड़ा समझाओ, इस पर प्रकाश डालें। तो इसमें प्रकार डालेंगे कि जो गैर सरकारी सदस्य चुने जाते थे, अब तक तो क्या होता था, अब तक तो जो गैर सरकारी सदस्य थे 3 चुने गए थे, कौन, आपका नरेंद्र सिंह चुने गए, ईश्वरी नारायण सिंह चुने गए, या सर दिनकर राव चुने गए। तो ये जो 3 लोग चुने गए, इनका हुआ था कंप्लीटली नॉमिनेशन। यानी ब्रिटिश सरकार ने देखा था कि ये हम लोगों के लिए सहायक थे 1857 की क्रांति में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे और भारत के खिलाफ में थे, तो इन लोगों को बुला लेते हैं भैया, यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों में जोड़ देते हैं, उनको तो फायदा मिल गया। लेकिन यहाँ पर प्रथम बार जब निर्वाचन हुआ तो अप्रत्यक्ष, यहाँ पे एक बात की गई कि जितने भी गैर सरकारी सदस्य होंगे, गैर सरकारी मतलब जितने भी नॉन ऑफिशियल्स होंगे, उन नॉन ऑफिशियल्स को जो है ना, अभी भी, पहले तो पूर्णतः मनोनयन होता था कि भाई किसी से पूछा नहीं जाता था, अभी भी इनका नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन ही होगा अभी भी इनका, ठीक है, इलेक्शन अभी भी नहीं है। तो नॉमिनेशन जो होगा वो होगा नगर पालिका, जो जिला बोर्ड है, वहां के लोग इनके लिए क्या बोलेंगे, वोट डालेंगे, ठीक है, वो इनके पक्ष में क्या बोलेंगे, समर्थन देंगे, विश्वविद्यालय के लोग, यानी यूनिवर्सिटी से, नगर पालिका से। तो कुछ तो अधिकार मिले ना, पहले तो क्या था, कंप्लीट नॉमिनेशन था। अभी क्या है, नगर पालिका को बोला गया कि भाई जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी कि मान के चलो 10 चुन रहे हैं अपनी काउंसिल में, तो 10 में से 5 क्या होंगे, तो उन 5 को नगर पालिका, विश्वविद्यालय, उनके लोग भी अपना पक्ष और तर्क उनके क्या बोलेंगे, उनके हक में या उनके पक्ष में देंगे, ठीक है। तीसरी क्या पावर दी गई, बजट पर बहस, यानी पावर टू डिबेट ऑन बजट, और प्रश्न पूछने की शक्ति। अब तक जो है ना, ये शक्ति ही नहीं थी हमारे पास। बेशक हमारे गैर सरकारी सदस्य शामिल थे भैया, गैर सरकारी सदस्य हमारे चले गए थे, लेकिन वो बजट पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, बजट पर कोई डिबेट नहीं कर सकते थे, और क्वेश्चन आस्किंग की कोई पावर उनको नहीं थी। पूछा जाएगा बजट पर बहस कब दी गई, या आपका प्रश्न पूछने की शक्ति कब दी गई, यानी पावर टू आस्क क्वेश्चंस, देख सकते हैं इसको भी आप, पावर टू डिबेट ऑन बजट, पावर टू डिबेट ऑन बजट,
एंड पावर टू आस्क क्वेश्चंस। कैसे भैया? कोई भी बजट आएगा भारत में खर्च होने के लिए, पैसा तो इंडिया का ही था, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, पहली बात तो 6 दिन पहले उसको देना पड़ेगा लिख के, 6 दिन पूर्व उसको लिख के दो कि भैया मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा 6 दिन बाद में। उसके बाद भी जो आपका एग्जीक्यूटिव थी वो बाउंड नहीं की गई थी, वो बाध्य नहीं थी कि इनका जवाब दे, तो भैया फिर तो पूछने का भी कोई मतलब ही नहीं बचा। अगर जवाब देने के लिए ही बाध्य नहीं है भाई, आज क्या है आप जानते हैं, अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं। दूसरी बात और बताऊं इसमें, यहाँ पे क्या पूछेंगे? कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते थे। आज हमारे संसद में जब चर्चा होती है तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं, यस और नो? आप जानते हैं या क्या जानते हैं बताएंगे? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं 6 दिन पूर्व इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि भैया ये क्वेश्चन हम पूछेंगे। क्या बाध्यता की गई? जवाब देने के लिए बोलेंगे जवाब के लिए क्या बाध्य किया गया? तो जवाब के लिए बोला बाध्य नहीं है, वो चाहे जवाब दे ना दे, नॉट बाउंड, बाध्य नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? भैया नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है आपका 2 या 1 प्रश्न आज भी हमारी संसद में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मतलब जिसका सवाल में नाम शामिल है तो वो 2 पूछ सकता है, ठीक है, जो जवाब से जुड़ा वो 1 पूछ सकता है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं आपका? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रश्न के बाद प्रश्न, ठीक है भैया। अगर मिनिमम 7 हो तो मैं आपका मैक्सिमम 15 हुए तो डिवीजन कैसे होगा? इसीलिए तो बुद्धू तुम्हारे जैसे दिमाग की वजह से तो वो डिवीजन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ये देखो, आपको लग रहा है कि भैया 7 आदमी वो चुनेंगे फिर 3.5 आदमी क्या पॉसिबल है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, गणित नहीं लगाना इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। मैथ लगाओगे तो कैसे बात बनेगी? खुद सोचिए क्या बोलेंगे। ये तो वो वाली बात हुई कि भैया जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जैसे यूपी में 100 सीट है तो 100 का 1/3 जो है वो राज्यपाल भेजेंगे, तो 1/3 का मतलब 100 का 1/3 तो 33.3 हुआ, यानी 33 आदमी पूरे भेजेगा आपका गवर्नर और 1 आदमी का तिहाई हिस्सा भेजेगा, यहाँ तक धड़ तक। थोड़ा लॉजिकल हो जाओ भाई। क्या बोलेंगे? बजट पर प्रश्न पूछने की और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते थे, तो भैया ये कैसी बहस हुई? तो बजट पे तो बहस हो जाएगी, लेकिन प्रश्न पूछने की जो शक्ति है वो क्या है? सीमित है। बोले 1892 के एक्ट में प्रश्न पूछने की शक्ति कैसी है? सीमित है या नहीं है? और आज का अंतिम अधिनियम जिसमें सिर्फ 2 ही बिंदु हैं और फिर आज के प्रश्नों के जवाब आप देंगे जो आपने आज सीखा। भारत परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है बताओ इसको? बहुत चर्चित नाम है। और क्या नाम दिया जाता है जिसमें 2 लोगों की चालाकी शामिल है? इंडियन काउंसिल एक्ट। बोलेंगे बच्चों? प्यारे मेरे भाई बोलेंगे एक बार? 1909। देखो जितने भी नए बच्चे हो ना क्लास में, फ्रेशर बच्चे, पहली बार ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहली बार ही पढ़ने का, तो कभी भी जब दोस्त आंसर करें ना आपको परेशान नहीं होना, बस पेशेंस रखिए। आप भी इसी कैटेगरी में आएंगे, एक दिन ये भी ऐसे थे, एक दिन मैं भी ऐसा ही था, हम सब ऐसे ही होते हैं शुरुआत में। अभ्यास हमें अच्छा बनाता है और वही फिर अंत में हमको महान बनाता है। वो आपके अभ्यास पर निर्भर होगा कि आपका अभ्यास कैसा है। इसी को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इनको कहा जाता है। अब इन्होंने तो कहा सुधार इसको, लेकिन दरअसल में मिंटो कौन था उस समय? भारत का वायसराय था। ये तो कौन था? भारत में वायसराय था। और मार्ले कौन था? ये भारत में आपका राज्य सचिव या भारत सचिव, जिसको हमने नाम दिया था स्टेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या भारत सचिव, पूछ लिया था ये भी। 1909 के अधिनियम में मार्ले कौन है? तो वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो ये साथी आए आपके, रिफॉर्म्स जो आए यहाँ पर, इनकी 2 चालाकी थी। पहली बात ये कह रहे थे, इनका मेजर पॉइंट क्या था? ये लोग चाहते थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है वो बढ़े। इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहे, ठीक है। अंग्रेजों के आगमन से पहले हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहे इस देश में। अंग्रेजों ने खाई पैदा कर दी। इन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में हमको एक ठीक है, एक गैप पकड़ देना है। दूसरा, इन लोगों ने बोला एक कांग्रेस का नरम दल है, जो लोग बेचारे ये कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो कहेगी वो मान लेंगे, मतलब चिट्ठियों पे विश्वास रखते थे, वो एप्लीकेशंस पे विश्वास रखते थे, एक गर्म दल वाले थे, क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका? इनके बीच में भी क्या आ गया? एक गैप इनको पैदा करना था। ये ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का, ये उद्देश्य था कि नरम दल और गर्म दल के बीच एक गैप पैदा करो और हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गैप पैदा करो। आप मुझे बताएं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज की एट प्रेजेंट की कंडीशंस को देख के आप ये बताइए कि अंग्रेज इसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? आप कहेंगे जी भैया अंग्रेज इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहली बात तो ये याद रख लेना, ये क्या थे? इस अधिनियम के उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के। पहला पॉइंट लिखें, मुख्य बिंदु, परिषद में सदस्यों की संख्या अभी कितनी की गई थी बताइए जरा? 1892 में, 1892 में कितनी की गई थी? काउंसिल में मेंबर कितने कर दिए गए थे? परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। अभी किए थे भैया 10 से 16, ठीक है, संख्या 60 कर दी गई, ओके। और इसमें क्या बोला गया? आधे क्या होंगे? फिर से वही बात, आधे जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे, नॉन ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे बात की गई, यानी भारतीयों का जो सहयोग है इसमें कॉपरेशन है वो बढ़ाया जा रहा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, आंशिक हुआ था वैसे, ठीक है, आंशिक प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, लेकिन कैसा था? सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार क्या होता है जी?
सीमित मताधिकार, इसको बोलते हैं ब्लॉक वोटिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स। कैसे राइट्स थे? यहां तो भैया आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए, भाई पीछे तो अभी मैंने बताए थे अप्रत्यक्ष थे, लेकिन क्या हो गया, यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हो गए। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन में ऐसा नहीं था कि सिर्फ नगर पालिका। क्या कह रहे हैं भैया, इंडिया काउंसिल एक्ट तो 1947 में खत्म हो गया था, तो मार्ले तब कैसे स्टेट सेक्रेटरी बना, ये नहीं समझ में आया भाई। 1947 आ गया क्या अभी? अब तुम तो यार बिल्कुल भी, वो 1700 रुपए क्विंटल अनाज खाने वाला तो बिल्कुल था ही, और तुम तो आज यार उससे भी महंगा अनाज खा रहे हो। तुम तो लगभग 2500 रुपए क्विंटल का अनाज खा रहे होगे, और कम से कम भी जो आशीर्वाद खा रहे होंगे वो 3500 या 4000 रुपए क्विंटल का अनाज खा रहे होंगे। आएंगे भैया। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ, लेकिन सीमित मताधिकार। यहां पे सीमित वोट डालने का अधिकार किसको दिया गया? जो आदमी यहां पे टैक्स पे करता था, जिसके पास जो आपका इतनी संपत्ति होनी चाहिए, मतलब कर टैक्स के आधार पर और संपत्ति के आधार पर कि भी इसने जमीन ले रखी है लीज पे, उसका लगान टाइम से देता है या नहीं देता है। तो जो कर और संपत्ति समय से चुकाते थे उन्हीं को क्या वोटिंग के राइट्स मिले, किसके लिए? आपका सदस्यों के चुने जाने के लिए, ठीक है। अगली बात पे आएंगे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पहले क्या बोला था उन्होंने, प्रश्न क्या पूछ सकते थे? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। प्रश्न क्या बोलेंगे? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट से मिला? अधिकार मिला राइट्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ओके, अगली बात लिखेंगे, यहां पे एक बात और की गई थी, ये हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई का कारण बना, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिख लेना एक बार, बहुत पूछा जाता है। पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्ट्रोरेट की बात कहां पर की गई थी? एक सेपरेट आपका इलेक्टोरेट की बात कहां पे की गई थी? एक पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई 1909 में। और यहां पे जो अधिकार दिया गया, याद रख लेना, यहां पे प्रथम बार मुस्लिमों को अधिकार दिए दिए गए। प्रथम बार किसको? प्रथम बार जो अधिकार थे वो मुस्लिमों को दिए गए। देखो एक बात समझो, पहले आज से समझते हैं इसको। आप आज लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ कुछ जब चुनाव होता है तो आरक्षित सीटें होती है या नहीं होती हैं? जैसे कुछ सीट ऐसी हैं या नहीं है कि उन सीट पे एक जनरल कैटेगरी का आपका व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कुछ सीट पे ये रहेगा कि ओबीसी व्यक्ति के, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही कोई चुनाव लड़ेगा, या आपका एससी एसटी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से कोई चुनाव लड़ेगा। होता है या नहीं? जी होता है। जब जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, या आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, तो वोट का अधिकार सबके पास होता है या नहीं? या जनरल व्यक्ति का जब चुनाव लड़ेगा तो वोट डालने वाले भी जनरल कैटेगरी के होंगे, यस और नो? आज के समय में आप क्या अवेयर हैं या नहीं बताएं एक बार? आप कहेंगे भैया सही है, वोट डालने का अधिकार तो सबको होता है। ऐसा नहीं होगा, जनरल का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वोट ओबीसी के भी डालेंगे, एससी एसटी, यानी वोट का अधिकार सभी को है सार्वभौमिक वयस्क सिद्धांत के अनुसार, यानी 18+ का जो व्यक्ति होगा वो वोट डालेगा। सीधी सी बात, आम चुनावों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता था, एक पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जो व्यक्ति, जैसे मुस्लिम कोई व्यक्ति आपका चुनाव लड़ेगा इसके लिए, तो वोट डालने वाले भी कौन होंगे? सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति होंगे। ठीक है, इसको बोलते पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था यहां पर की गई थी। क्लियर है? थम्स अप करके बताएं जी भैया क्लियर है। प्रथम बार एक बात बताओ पहले मुझे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर हैं, यस और नो? इन 5 में अभी तक कोई इंडियन पहुंचा या नहीं? आप कहोगे भैया भारतीय को तो बहका रहे हैं, उसमें रखते हैं, नॉन ऑफिशियल्स में रखते हैं। लेकिन पहली बार 1909 में ये हुआ, याद रखना। प्रथम बार वायसराय की कार्य परिषद में एक भारतीय पहुंचा था, वो कौन व्यक्ति हैं बताएं? वायसराय की कार्यकारिणी में जो एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव ऑफ वायसराय जिसको हम बोलते थे, कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुए। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम द ओनली, या आप कह सकते हैं द फर्स्ट इंडियन एंटर्स इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ वायसराय, और वो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा जिनको हम कहते हैं। एसपी सिन्हा कौन है साहब? एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति है, याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे जो भारत सचिव की परिषद में, मुझे बताओ, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, स्टेट सेक्रेटरी होता था, उसके लिए जो परिषद बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे? उसमें भी अब तक कोई इंडियन नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसमें ब्रिटिशर्स होते थे। उसमें जो आपका अध्यक्ष होता था भारत सचिव, वो कैबिनेट मंत्री होता था ब्रिटिश सरकार में। उन 15 में भी कोई इंडियन था क्या? नहीं भैया। 3 दिनकर राव, नरेंद्र और आपका ईश्वरी, ये तीनों किसमें थे? ये तीनों के तीनों थे आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये गैर सरकारी सदस्य थे। पहली बार एग्जीक्यूटिव में पहुंचे हैं, क्या बोलेंगे, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव में पहुंचे आपका, वो एसपी सिन्हा, और भारत सचिव की परिषद में, यानी कि इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया,
परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए, 2 भारतीय शामिल हुए, और ये सबसे पहले 2 भारतीय हैं। कौन बताएगा नाम? पहले तो हैं केसी गुप्ता, केसी गुप्ता को शामिल किया गया, ठीक है, फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये किसमें शामिल हुए थे दोनों? सैयद हुसैन बिलग्रामी। कोई दिक्कत? रिवाइज कर लें एक बार चीज़ों को और फिर क्वेश्चन का आंसर आप कर दें, है ना। ये देखो, चार्टर क्यों नहीं आया ये बात समझ गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद में सीधा खुद का कंट्रोल ले लिया। खुद का कंट्रोल जब इन्होंने ले लिया तो इन्होंने बोला कंपनी का शासन खत्म, यानी कंपनी बीओडी बीओसी जो चल रहे थे इनको खत्म करके इनकी जगह होम गवर्नमेंट लेके आई। इसी को बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश क्राउन कब से शासन करने लगा? 1858 के एक्ट से। गृह सरकार में भारत सचिव बनाया गया जो कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। उसके लिए 15 सदस्य बनाए गए और उसको बोला गया भारत परिषद। वेतन कहाँ से जाता था भैया आपका? कहाँ से? इंडियन रेवेन्यू से। 1919 में ब्रिटेन में ट्रांसफर हुआ। 1935 में भारत परिषद जो बनी थी, यानी इंडिया आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्लस में आपका 15 मेंबर्स, इसको डिसेबल कर दिया गया। 1947 में भारत सचिव पद भी हटा दिया गया। ओके, भारत सचिव का ऑफिस भी बना या नहीं बना? जी भैया, इसका कार्यालय यानी कि इसका ऑफिस भी बना था, ठीक है, इसी एक्ट से बना। पहले भारत सचिव स्टैनली हुए और दूसरे भारत सचिव चार्ल्स वुड हुए। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय करने लगा और पहला वाइसराय कौन बना आपका? ये कौन था? कैनिंग पहला वाइसराय बना। और साथ में कैनिंग क्या बना आपका? अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही रहा। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग की घोषणा को पढ़ा किसने? विक्टोरिया ने। बच्चा क्वेश्चन किए बगैर मत जाया करो, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है, वो फिर सेटअप हो जाता माइंड में। 1858 को इसको कहाँ पे पढ़ा गया? मिंटो पार्क में। और देखो मेरे मुंह से कभी भी बच्चा बेटा निकले उसके लिए भाई आपके पैर पकड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मतलब ये फ्लो में निकलता है, मैं बोलता नहीं, वैसे तो मैं भाई बहन ही बोलता हूँ, है ना। कभी कोई मुझसे बड़ा और ये बोले कि यार ये कौन सी बात हुई, कोई कोई होता है, जनरली नहीं होते स्टूडेंट्स, कोई कोई होता है, उसके लिए इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक, क्योंकि भारतीय हितों की एक छद्म घोषणा, मतलब कि स्यूडो अनाउंसमेंट एक की गई, स्यूडो अनाउंसमेंट बहकाने के लिए। तुमको आर्थिक समानता देंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे, सांस्कृतिक स्वतंत्रता देंगे। भारत परिषद अधिनियम आया 1861 का, उसमें भारतीयों का जो इसने घोषणा की थी यहाँ पर, उसको यहाँ पे अप्लाई किया गया कि तुम्हारा सहयोग बढ़ाएंगे। और सहयोग कहाँ बढ़ाया? एडिशनल मेंबर्स में। बोला एडिशनल मेंबर 6 से 12 होंगे, 6 से 12 किसमें? 1861 में। और ये क्या करेंगे? लॉ मेकिंग में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आ गए, भेज दिया उन्होंने, लगा देना उनको, है ना। गैर सरकारी सदस्य होंगे। यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। कौन? पटियाला के महाराज, बनारस के राजा सरदिनकर राव। वायसराय का अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, 6 महीने लागू रहेगा, परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं है। प्रांतीय नियंत्रण इसको दिया गया, नए प्रांत का गठन, प्रांत की सीमा में परिवर्तन, प्रशासक की नियुक्ति, साथ में प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति। ये मैंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से हुआ। तो कानून बनाएंगे तो भैया विधान परिषद चाहिए, तो विधान परिषद सबसे पहले बंगाल में बनी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, देखो एक चीज और नोट कर लेना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी, नोट करना, यहाँ पे एक छोटी सी बात अपने नोट्स लिख खोले, यहाँ पे एक बात लिखें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई और सबसे पहली विधान परिषद 1862 में बनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिख लें, जब मैंने बोला प्रांतों को आपका क्या दी गई? शक्ति दी गई थी, ठीक है, प्रांतों को। तो याद रख लेना, ये शक्ति जो दी गई थी आपका, ये जो शक्ति दी गई थी, नोट कर लो इसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। और थम्स अप कर देना जी भैया, लिख चुके। मद्रास प्रेसिडेंसी को ये पावर दी गई, प्रेसिडेंसी को, छोटा सा बिंदु हम यहाँ पे छोड़ गए थे, ठीक है। पोर्टफोलियो आप समझ चुके? जी भैया समझ चुके। भारत परिषद अधिनियम में 1892 में, इसमें सीटों की संख्या बढ़ गई। प्रथम बार निर्वाचन हुआ, लेकिन पूरी तरह से जो है वो प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। बजट पर बहस करने की बात की गई, प्रश्न का मैंने बता दिया भैया, कोई बाध्यता नहीं थी, प्रश्न पूछना ना पूछना बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया आपका? फिर 1909 में यहाँ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। या ये किस लिए आया? मॉर्ले कौन था? राज्य सचिव था। मिंटो आपका वायसराय था। इन्होंने परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी, बढ़ाई गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार। देखो सीमित मताधिकार भी सब लोगों को नहीं दिया गया था। तो एक क्वेश्चन बनता है, सीमित मताधिकार पूर्णतः कब शुरू हुआ? तो वो 1935 के अधिनियम से शुरू होगा, ठीक है, 1935 के अधिनियम से। या भारतीयों को भैया हम नॉन ऑफिशियल्स कह सकते नहीं भैया, ऑफिशियल्स यहाँ शामिल कर लिए ना। ये देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपका क्या हो गए? ऑफिशियल मेंबर हो गए, नहीं हुए? ये ऑफिशियल। दिनकर राव तो आपका नॉन ऑफिशियल थे, लेकिन ये कौन है? सत्येंद्र पी सिन्हा, ये ऑफिशियल मेंबर थे। ये कौन थे? ये ऑफिशियल मेंबर थे, क्योंकि ये जो मेन एग्जीक्यूटिव थी आपका, उसी में पहुंच गए थे। पृथक निर्वाचक मंडल बना, मुस्लिमों को भड़काया गया यहाँ पे, तभी उन्होंने मुस्लिम लीग भी बनवाया। वो भी अंग्रेजों की एक चाल थी, उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या चालाकी थी उनकी, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री का इंतजार रखना, पॉलिटी को जब खत्म करेंगे उसके बाद में फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सिस्टर है उसकी शादी होगी मतलब फरवरी में, 20 फरवरी में। उस दौरान मुझे, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी तब बोलो, उस दौरान मुझे छुट्टी की आवश्यकता होगी, है ना। तो एक गैप रखेंगे, उसके बाद में फिर हिस्ट्री को शुरू करेंगे आराम से, अच्छे से। और जब आपकी हिस्ट्री शुरू होगी तो पैरेलल उसके साथ में ही आपके 2 सब्जेक्ट और शुरू हो रहे होंगे, है ना। पूरक प्रश्न। पृथक निर्वाचक मंडल, प्रथम बार अधिकार मुस्लिमों को दिए गए। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में 1 भारतीय शामिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल। भैया क्लास लगा दी? लगा दो एक बार। रेडी फॉर क्वेश्चंस? बताएंगे भैया, हिस्ट्री में मजा आ जाएगा। अच्छा तो पॉलिटी में नहीं मजा आ रहा, ये कहना चाह रहे हो, है ना। बोलेंगे भाई, तो मेरा ड्रीम बैच है, बस इतना तुम समझ लेना। अगर तुम ये समझते हो कि मेरा ड्रीम है तो फिर वो कैसे फुलफिल होगा ये आपको पता होना चाहिए। बहुत मजा आएगा, हर एक सब्जेक्ट में मजा आएगा। बहुत शानदार टीम है इसमें आपके लिए। क्या हो गया? कॉपी नहीं हुई? कॉपी कर लो भैया, 1 मिनट देंगे, बस 1 मिनट, 2-3 मिनट में सारे क्वेश्चन बना देंगे, है ना। भैया मजा आ रहा है यहाँ भी।
एक स्टूडेंट को मज़ा नहीं खोजना चाहिए, है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं ना दोस्त, जो हमें अपनी जिम्मेदारी की वजह से करने पड़ते हैं। हमारे फादर मतलब किसान हैं, आज भी वो खेती करते हैं। अब मान के चलो हम 5 भाई बहन थे और हमारे पिताजी ये सोच लेते यार मुझे खेती करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या हमारी परवरिश भी हो पाती? क्या हमारी परवरिश भी हो पाती? आप बताएं। मतलब हमारे पास ज़मीन का तीसरा हिस्सा था और जो हिस्सा हमारे पास आता था वो लगभग आता था 8 बीघे के करीब। मतलब पूरी ज़मीन में से 2 हिस्से और उस 2 हिस्से में से भी तीसरा हिस्सा, और उस 8 बीघे में हमारी पाँचों बहन भाई की परवरिश हुई। सब लोगों के पास जॉब है उनके, मुझे छोड़ के, ये समझो तुम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये बोलते कि भाई मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा खेती करने में, तो सारी चीज़ें मज़े के लिए नहीं करनी है, हमको पढ़ना है, तो सीधी सी बात है उसमें मज़ा नहीं ढूंढना, पढ़ना है संयम के साथ में। पढ़ाई होती है एकाग्रता के साथ में, मौज के साथ में नहीं कि भाई मैं तो मौज में पढ़ूंगा। नहीं, आपको बोलना है, एक अच्छे छात्र का ये ध्येय होना चाहिए कि मैं एकाग्र होकर पढ़ूंगा और मुझे इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, मुझे सीखना है और मेरे कुछ लक्ष्य हैं वो मुझे साधने हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए मैं पढ़ूंगा। भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया, एनटीपीसी में पूछा गया भैया क्वेश्चन है, कब बोलेंगे सीधा शासन, क्या बोलेंगे 1858 से आया, 1858 से। आंसर करते चले। भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई भी बोलते हैं इनको कई बार, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे लिखे ना कोई जीओआई तो समझ जाना 1858। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है बताएंगे। 1 अगस्त 1858 को पारित किया गया था, मैंने कहा था इसकी डेट पूछी जाती है, सीडीएस में पूछा गया आपका, तो आप बोलेंगे नहीं भैया 1 नवंबर को आया था, 1 नवंबर को, यही गलत हो गया। भारत पर शासन करने की शक्ति जो रानी के पास थी, द पावर टू रूल इंडिया वाज वेस्ट इन क्वीन, एकदम ठीक है। भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम आया, हाँ उन्होंने प्रॉमिस तो यही किया कि भाई भारत में बेहतर सरकार के लिए सिविल सेवा प्रारंभ की गई। क्या बोलेंगे यहाँ पे, भारत में क्या सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी, बोले भाई फटाफट से। सिविल नहीं यार, भारत सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत होगा बोलेंगे, केवल एक गलत होगा इसमें, तो केवल एक कह रहे हैं बच्चे कि ये गलत होगा। भारत सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी 1858 से। हाँ, सिविल सेवा की व्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के आधार पर 1853 में बात की गई और वो शुरू की गई कहां पर, आपका 1858 एक्ट। ओके, बहुत बढ़िया भैया, बी होगा, बी होगा, बी होगा। कुछ दोस्त कह रहे हैं एक और बी होगा, आंसर करेंगे तभी चलेंगे। सॉरी आगे कर दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस आएंगे इसी पे। 1 अगस्त 1858 स्टेटमेंट है ये, क्या ठीक है, तो आप बोलेंगे सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। जितने भी लोग कह देंगे वो गलत है, प्रतियोगिता के आधार पर होगी, जब घोषणा होगी एक्ट तभी का माना जाएगा, तभी का माना जाएगा। तो कौन कौन से आपका कथन गलत हो गए, 1 और 4 गलत हो जाएंगे, 1 और 4, 1 और 4, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता को स्थापित किया, ठीक है, एकदम से सही। भाई संप्रभु होगी ना, सवरीन होगी, उसने पावर अपनी बढ़ा ली। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया, हाँ जी, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके, एकदम ठीक है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा हावी था। देखो क्या लोकप्रिय भागीदारी कोई हमारे यहाँ थी, आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि वो तो कहाँ पे बैठे हुए थे, ब्रिटेन में बैठा हुआ था स्टेट सेक्रेटरी आपका, राज्य सचिव, लेकिन उसकी लोकप्रिय भागीदारी के बिना भी पूर्ण शाही नियंत्रण हमारे यहाँ पर लागू था। तो ठीक है, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा ने घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर। ये किसकी घोषणा थी भैया, बोलेंगे एलिजाबेथ की घोषणा, याद है ना कब किया, वो तो 1600 का चार्टर है, यहाँ पर है महारानी विक्टोरिया। कौन से पार्क में पढ़ा गया, मिंटो पार्क में पढ़ा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे भारत के गवर्नर जनरल पद को भारत के वायसराय पद में बदल दिया, यही बात सही है, ये तो सही है भैया। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, दोहरी सरकार की प्रणाली जो बनी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको खत्म कर दिया। जी भैया सही बात है। इसने भारत के लिए राज्य सचिव के लिए एक नए कार्यालय का निर्माण किया, 1858 में उसका ऑफिस भी बना था, हाँ जी ऑफिस भी बना था, जो भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित था, एकदम ठीक है। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए, भारत में 5 सदस्यीय काउंसिल थी क्या, 5 थे क्या सदस्य, आप कहेंगे नहीं भैया 5 नहीं थे, कितने मेंबर रखे गए थे राज्य सचिव की हेल्प के लिए भैया, 15 मेंबर्स थे, 15। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा, किसमें कहा गया, 1858 के एक्ट में कहा गया, 1858 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया, 1858, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, अभी 2024 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु टेट, कहीं से भी खोज लेंगे प्रश्न को, कहीं भी होगा छुपा हुआ, वहीं से निकाल के लाएंगे। क्या बोलेंगे, भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा। अब देखो मैग्ना कार्टा आ जाए, इसी में कुछ और बोलने लग जाए, आर्टिकल वगैरह बोल दे, तो आपका फिर कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम तो 32 को कह देंगे, कुछ 35 को कह देंगे, कुछ अलग अलग आंसर देते थे, आपसे पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते थे। क्या पूछा, भारतीय लोगों का, तो कौन सा होगा भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा, जो क्वीन का प्रोक्लेशन है, जो उसने घोषणा की, महारानी की जो उद्घोषणा 1858 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है। स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने थे, स्टैनली, एडवर्ड स्टैनली। दूसरे कौन थे, चार्ल्स वुड। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय जो ऑफिस है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया, नहीं भैया। ऑफिस जो बना वो किससे बना था, आपका 1858 से बना था, 1858 के एक्ट में जब पोस्ट बनाया तभी ऑफिस बनाया, तो क्या हो जाएगा, तो सही पूछा ना, कौन सा सत्य है, केवल एक सत्य हो जाएगा।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो 1858 के बाद में आया, इस कानूनों के उद्देश्य के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मजबूत किया गया। ठीक बात है। जो 6 से कम नहीं थे और संख्या में 12 से अधिक नहीं थे। आपको पता है 1861 में कहा गया, जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था, जिनके लिए पद धारण का समय था। ओ हो, ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं भैया? उनका समय 2 वर्ष था। शायद हम इसको बताना भूल गए थे। आपको बताया था या नहीं बताया था मैंने? मुझको जिक्र करना चाहिए था। बताएंगे एक बार? क्या मैंने दोस्त इसको आपको बताया था या नहीं? कितने दिन के लिए? 2 वर्ष के लिए 1861 में बताया तो चाहिए यार। हाँ ठीक है, बताया था। कितने के लिए? इनका कार्यकाल कितने दिन के लिए था आपका? 2 वर्षों के लिए बताया है। ओके बॉस, मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया, अभी नोट करते, नहीं तो कुछ भी मिसिंग होगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से करके फिर दिया दोस्त उसको नोट कर लेंगे। ओके 18 कहाँ पे आ गए? कितना कार्यकाल कितना होता था? यही ना? कितना होता था कार्यकाल आपका एसएससीजीएल एग्जाम? 2 ईयर्स। आगे आएंगे। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया? बनारस के राजा, बोलेंगे भैया, बनारस के राजा को शामिल किया था। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को, बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण को, दिनकर राव को, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली आई कब आपका? बोलेंगे भी फटाफट से 1861 के अधिनियम में, 1861 एक्ट में। और कौन था उस टाइम पे? मैंने आपको बताया, इसीलिए कार्यकाल हमको याद रखने। अच्छा स्टूडेंट बनना है कि कैनिंग आपको याद रखना 1856 टू 1862 है। इसके बीच में जो कुछ होगा वो कैनिंग के टाइम पे होगा। ओके। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, जो कि एक संशोधित अधिनियम था, जिसे केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। कितनी संख्या बढ़ गई थी बताएंगे? पहले होती थी 10 से 12, 1861 में 10 से 12, और इसमें क्या बोला गया था आपका? 10 से 12 बोल रहा हूँ, सॉरी 6 से 12 होती थी ना, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। उसको क्या कर दिया गया था? 10 से 16 कर दिया गया था। और अगले अधिनियम में आपका 1909 में क्या बोल दिया गया था? उसको 60 कर दिया गया था। ऐसे संख्या बढ़ी है, ऐसे। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद में संख्या में वृद्धि की, 10, 16, 12 और 60। बताओ क्या बोलेंगे भैया? 16 होगी। क्या होगी? संख्या में वृद्धि। मैक्सिमम का आंसर करेंगे। भारत परिषद अधिनियम, डीएसएसपी टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। 1909 में विधान परिषद की सीटों को बढ़ा दिया गया। कितना? 1909 में 60 कर दी गई। छोटा सा क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया गया। 1909 में क्या सशक्त बनाया गया? अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे। 1892 में तो भैया अनुपूरक नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1909 में क्या बोला गया था पार्लियामेंटों में कि आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बजट पर बहस तो पहले ही अधिकार मिल गया था। ये तो पहले ही मिल गया था। ठीक है, इस अधिनियम में मुसलमानों को एक अलग आपका पृथक निर्वाचक मंडल मिला, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। हाँ जी, तो दोनों ठीक हो गए, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधारों के संबंध में सही कथन की पहचान करें। एक सही जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। भारत के राज्य सचिव मॉर्ले और भारत के वायसराय मिंटो के तीसरे राजा के नाम पर कोई मतलब है? मिंटो ने सत्येंद्र पी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया। ये सही बात है एकदम से। भाई किसमें हुए थे वो? मैंने आपको बताया मेन एग्जीक्यूटिव में, गैर सरकारी में नहीं। इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न समुदायों को एकजुटता के लिए आया था। मैंने क्या बोला? तो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए, कांग्रेस के बीच में खाई पैदा करने के लिए। मॉर्ले मिंटो सुधारों के अनुसार केंद्र में विधान परिषद के सदस्यों की 3 श्रेणियां थी। ऐसी कोई श्रेणी नहीं बनाएगी। श्रेणियां तो सिर्फ आपका किसकी थी? सरकारी और गैर सरकारी की। ठीक है, वो पहले से ही चली आ रही थी। तो मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, आप सब लोगों का स्कोर क्या रहा हमेशा लिखा करो, क्योंकि आप जब स्कोर लिखते हैं तो मुझे ये ताकत मिलती है। मेरे हिसाब से एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड यही होता है कि जब हम कुछ लक्ष्य को साधते हैं तो हमें ये रहता है कि आप छात्र उसको मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो भरोसा उसी से बनता है कि आप सब लोगों की ऊर्जा का स्तर क्या है। बस मैं तो अपने वर्ड्स ये दे सकता हूँ आपको कि ये जैसे शुरू हुआ है खत्म भी उसी ऊर्जा के साथ में होगा, और शायद ऊर्जा बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें फिर बाद में खत्म ऐसे करा दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। मतलब हम हर रोज़ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि मैंने बस यही एक ड्रीम था, यही सोचा था कि भाई इससे लाखों बच्चों को फायदा हो और हजारों घर इससे शायद रोशन हो। शायद मैं इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि एक टीचर के लिए तो ये रहता है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो दूसरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। एक टीचर के लिए सभी समान है, लेकिन आपके घर की रोशनी सिर्फ आप बन सकते हैं। दूसरा अगर पड़ोस में कोई सफल भी होगा ना, वो अच्छी बात है, सामाजिक रूप से हमें उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसे ईर्ष्या रखनी है। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात तो ये है ना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष बात तो ये है कि उसके बेनिफिट्स आपके घर में नहीं आएंगे। उसके लिए आपको ही अपनी स्थिति संभालनी होगी, अपना भविष्य आपको स्वयं उज्जवल करना होगा। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।